नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। खबरों के पोस्टमार्टम में आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जो देंगे आपको नई जानकारी और हम करेंगे बारीकी से उनका पोस्टमार्टम। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। बता दें, पिछले 34 वर्ष से लगातार भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। 28 मई को INS गोमती को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए ये उपलब्धि है कि 3 दशक तक देश की रक्षा करने वाले इस जहाज को नौसेना ने इस राज्य को निःशुल्क सौंपने का फैसला लिया है। 16 अप्रैल 1988 को नौसेना में शामिल किया गया INS गोमती F-21 अब रिटायर होने जा रहा है। देश की सेवा से रिटायर होने के बाद इसे लखनऊ स्थित गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित किया जाएगा। इस युद्धपोत का नामकरण गोमती नदी के नाम पर किया गया था। इसीलिए नौसेना से इजाजत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लखनऊ लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। INS गोमती F-21 फिलहाल मुंबई में नेवी की ईस्टर्न कमांड के पास है। आपको बता दें कि गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के अंतिम जहाज INS गोमती की डिजाइन नौसेना के डिजाइन निदेशालय ने तैयार की थी और मंझगांव डॉक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया था। INS गोमती का वजन 3860 टन है और लंबाई 126.5 मीटर, चौड़ाई 14.5 मीटर है। इसकी गति 27 नॉटिकल माइल प्रति घंटा है। ये एक बार में 313 व्यक्तियों को अपने साथ ले जा सकता है। वहीं एंटीशिप एयर मिसाइल सिस्टम, 76 mm की गन, सोनार मिसाइल सिस्टम, E-बैंड रेडार से लैस इस युद्धपोत में 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। राष्ट्र रक्षा और शौर्य के प्रतीक इस जहाज में स्थापित हेलीकॉप्टर और मिसाइल सहित सभी सैन्य उपकरण लखनऊ लाए जाएंगे। बता दें कि लखनऊ में इसके लिए विशेष म्यूजियम बनाया जाएगा, फिर इन उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके पीछे प्रदेश सरकार की इच्छा है कि नई पीढ़ी इस म्यूजियम के माध्यम से देश सेवा की भावना से जुड़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। मौतों का तो जैसे अंबार लग गया। जलाने और दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब में नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों ने हिम्मत नहीं हारी। कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए न जाने कितने कदम उठाए। इसीलिए विश्व आर्थिक मंच बैठक में नेताओं ने सही समय पर कोरोना रोधी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने और विश्व को उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत की जमकर सराहना की। नेताओं ने कहा कि वैक्सीन निष्पक्षता और व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मॉडल का पालन करने की आवश्यकता है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में नेताओं ने सही समय पर कोरोना रोधी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाते और विश्व को उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत की जमकर सराहना की। वेलकम ट्रस्ट के निदेशक ने कहा कि भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए बड़े श्रेय का हकदार है। वैक्सीन अलायंस गवी के CEO सेठ F वर्कले ने कहा कि वैक्सीन बनने के बाद जब तेजी के साथ टीकाकरण की योजना तैयार कर ली गई थी, तभी राष्ट्रीयता और निर्यात पर पाबंदी संबंधी बाधाएं आ गईं। उन्होंने भारतीय उत्पादकों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने टीका की व्यापक उपलब्धता के लिए अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बूचर ने वैक्सीन उत्पादन में तेजी को अतुलनीय बताते हुए इस बात पर दुख जताया है कि यह अभी भी दुनिया के सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकी है, खासकर कम विकसित और गरीब देशों तक। भारत ने कहा सभी को वैक्सीन की आपूर्ति करेंगे। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा, भारत में जब दूसरी लहर आई जो एक विनाशकारी लहर थी, तो हमारी विशाल आबादी का ख्याल रखना बहुत जरूरी था। उस समय हमारे पास केवल 2 वैक्सीन उत्पादक थे। उन्होंने आगे कहा, अब हमारे पास 10 वैक्सीन उत्पादक हैं, 14 वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं और अब हम विश्व की वैक्सीन राजधानी बनने के लिए दृढ़ हैं। हम यह भी मानते हैं कि कोई भी भारतीय तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक दुनिया में हर कोई सुरक्षित नहीं है।
और इसीलिए हम सब यह सुनिश्चित करेंगे सभी को और जहां कहीं भी आवश्यकता हो हम वैक्सीन की आपूर्ति करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। देश की धरोहर लाल किला एक ऐसा मुगलकालीन किला है जिसका निर्माण 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इस किले से न जाने कितने राजा और बादशाहों ने अपनी हुकूमत का डंका बजाया। यही वजह है कि क्या देसी और क्या विदेशी पर्यटक इसकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। लिहाजा इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब लाल किले में हथियारों का संग्रहालय खोला जा रहा है, जिसमें भारत में काफी पुराने समय से इस्तेमाल हो रहे हथियारों को दिखाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस म्यूजियम का उद्देश्य भारत में विभिन्न कालखंडों और देश के अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग हो रहे हथियारों की विकास गाथा को दिखाना है। देश के तमाम अलग अलग म्यूजियम्स में पुराने, मध्ययुगीन और आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही देश में पुलिस, सेना, नौसेना, वायुसेना के अपने अलग अलग म्यूजियम हैं। लेकिन देश में एक ऐसा कोई भी विशाल म्यूजियम नहीं है जहां पर सभी सेना के हथियारों को एक साथ दिखाया जा सके, और अब इसी कमी को लाल किले में बनने वाला म्यूजियम पूरा करेगा। साथ ही अधिकारी का कहना ये भी है, किसी व्यक्ति के पास कोई भी पुराना हथियार हो जिसे इस म्यूजियम में रखा जा सकता है तो उसे भी म्यूजियम में रखने की इजाजत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। डिप्लोमा, डिग्री और मार्कशीट्स को लेकर सरकारी ऑफिस और कंपनियों में भटकते हैं हमारे नौजवान युवा, ताकि कहीं से दो पैसे का रोजगार मिल सके, लेकिन मिलती थी सिर्फ और सिर्फ निराशा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा की पढ़ाई अब सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बटोरने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छात्रों को इस तरह से तैयार भी करेगी कि पढ़ाई के बाद उन्हें बेकार ना घूमना पड़े। उच्च शिक्षा के नए क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर जो मसौदा तैयार किया है, उसके तहत उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को अब अनिवार्य रूप से कौशल की शिक्षा भी दी जाएगी। इसके तहत नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को जोड़ा जा रहा है, जो जल्द ही नए रूप से सामने आएगा। इसके साथ ही एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी तैयार होगा। यूजीसी के अनुसार इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए जो नया क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार होगा, उसमें छात्र को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी एक स्किल के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके आधार पर कहीं भी नौकरी या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेगा। यूजीसी ने इस दौरान उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए स्किल को शामिल करने का फैसला किया है, जो नया क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसमें 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों को स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका क्रेडिट उसमें दर्ज होगा। इनमें बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी पढ़ाई करने वाले छात्र भी शामिल होंगे। यूजीसी ने इस दौरान उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों को स्किल से जोड़ने के लिए अलग अलग मानक तैयार करने का फैसला किया है। यूजीसी के मुताबिक इन सभी मानकों को उद्योगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के लिए क्वाड के गठन के बाद इस क्षेत्र के दूसरे प्रमुख देशों को मिलाकर एक बड़ा आर्थिक सहयोग संगठन बनाने की शुरुआत जापान की राजधानी टोक्यो में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा की उपस्थिति में 13 देशों को मिलाकर हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क बनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त घोषणा पत्र में बताया गया है कि यह फ्रेमवर्क कोरोना महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले के उत्पन्न मौजूद कई समस्याओं जैसे सप्लाई चेन में बाधा, महंगाई में वृद्धि, डिजिटल धोखाधड़ी में बढ़ोतरी, स्वच्छ ऊर्जा से निपटने में आपसी सहयोग की दिशा सुनिश्चित करेगा। कई विशेषज्ञ इसे वैश्विक सप्लाई चेन में चीन पर विश्व की निर्भरता को कम करने के तौर पर भी देख रहे हैं। फ्रेमवर्क को लेकर बुलाई गई बैठक के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है
कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को समावेशी व सभी के लिए समान अवसर वाला क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत मानता है कि आर्थिक सहयोग को बढ़ाना इस क्षेत्र में शांति, संपन्नता व स्थायित्व के लिए जरूरी है। फ्रेमवर्क के बारे में कहा गया है, इसकी स्थापना के बाद सदस्य देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने और एक साझा लक्ष्य हासिल करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। भारत के संदर्भ में अमेरिका ने कहा है कि वह इस फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण सदस्य होगा। वैसे यह संकेत है कि यह आर्थिक सहयोग व्यवस्था के निर्देश में ही चलेगा। 13 सदस्य देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40% हिस्सा है। अगले 30 वर्षों के दौरान इस हिस्से का दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में 4 देशों के समूह क्वाड के आमने सामने की दूसरी शिखर वार्ता में चीन को कड़े शब्दों में संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प न सिर्फ लोकतांत्रिक ताकतों की नई ऊर्जा दे रहा है, बल्कि एक स्वतंत्र, खुले और समादेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक भलाई की दिशा में काम करने वाली एक ताकत के रूप में उसकी छवि को और मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, जिनका हम करेंगे बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, पुरानी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए मैं और ओजांग टीम्स आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे की वीडियोस में आप अपना सहयोग और प्यार देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।